जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम 30 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैथ के उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जो लगातार हमसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल करते हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर बना लीजिए, टोटल यही काफ़ी है। सिर्फ ये एग्जाम नहीं मेरे दोस्त, एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर जाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पता चल जाएगा आप कितने रंग में हैं, कहाँ तक आपकी तैयारी है, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सब पता लग जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन जितना भी है आप देख सकते हैं इस बुक से करा रहा हूँ। ये है किरण पब्लिकेशन का बुक है। तो इसमें करीब टोटल 60 सेट है और 60 सेट में करीब मैथ के 1500 क्वेश्चन हो जाता है। 1500 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, सब रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक भी है और क्वेश्चन जो कराने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 60,065 से घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी आपको 60,065 के आसपास कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जो किसी का स्क्वायर हो, मतलब किसी संख्या का वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 60,065 का जो है हम वर्गमूल निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखिए 60,065 का हम स्क्वायर रूट निकालने यदि चलते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल निकालने का तरीका। तो हम क्या करते हैं, इधर से जोड़ा लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बचता है ये लिखते हैं, इसका ले लेते हैं। अब यदि हम 2 से इसको लगाते हैं, 6 क्या है 2 से लगाते हैं, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 2 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 + 2 4 ऐड हो जाएगा, ये 4 ऐड हो जाएगा ना। अब देखिए ये 2 0 हो गया, उतर गया बाकी। अब यदि हम इसको 4 से लगाते हैं और 4 से लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 के 6 बाकी, 4 चौक 16 1 17 आराम। तो ये 44 + 4 क्या हो जाएगा 48, ये जुड़ते रहता है। अब देखिए ये 24 आ जाएगा, 24 फिर ये 65 आ जाएगा, आ गया ना। अब 65 2465 को अब क्या चीज से डिवाइड करें, यदि हम 5 से करते हैं मेरे भाई, 5 से तो 25 25 के 5 बाकी 2, 5 चौक 8 5 40 2 42 के 2 बाकी 4 5 चौक 20 4 24, 2400 कितना आ रहा 25 आ रहा है, नहीं इसके आसपास आ रहा। तो अब देखिए सॉरी ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 490 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा घटकर 40 आ रहा, 40 आ रहा। तो यानी ये 40 जो है ये एक्स्ट्रा में आ रहा, वर्गमूल निकालने के बाद ये 40 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा में आ रहा। अब ये तो कटेगा है नहीं, तो 40 एक्स्ट्रा में आ रहा है, मतलब इस संख्या में 60,065 में मेरे दोस्त 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 आपका 25 आ जाएगा, 60,025 आ रहा। तो ये किसी संख्या का स्क्वायर होगा, आपसे यही पूछ रहा था। तो कितना घटाएंगे आप, 40 एक्स्ट्रा है तो 40 घटाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 60,025 किस संख्या का स्क्वायर है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखने में बहुत सिंपल लग रहा लेकिन है बहुत खतरनाक। सच बताऊं तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं। चाहे कोई एग्जाम हो, सीजीएल का भी जाते हैं देने तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, टाइम बहुत ले लेते हैं और गलत भी करके आ जाते हैं। आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त, वो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सिर्फ बनाने का, टाइम पास करने का पर्पस नहीं था, मुझे इसमें सिखाना है। आपको क्या सिखाना है देखिएगा। यहाँ पर आया क्या है ना, 25 + 3 का 8 - 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले का जो है ना काम, उसका काम तमाम कर देंगे का। तो अब देखिए 25 + 3 का मतलब गुना होता है, 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 - 4 है 4 कर देंगे। अब नीचे वाला देखिए क्या है, 27 - 3 का 8 - 4। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में का जो है ना काम तमाम करना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट होता है। और मान लिया जाए जैसे छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट में जो है उसका पहले काम तमाम करना, फिर जो मझली ब्रैकेट में रहेगा उसका काम तमाम करना, फिर जो बड़ी ब्रैकेट में रहेगा उसका काम तमाम करना, उसके बाद कहाँ रहे उसका काम तमाम करना। बस ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन रहता है और पूछता है, रेलवे तो खास करके पूछता है, तो उसमें गलती नहीं करना, एकदम आराम से दिल को एकदम थाम कर क्वेश्चन बनाना बन जाएगा। अब देखिए 27 - 3
क्या बोले, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका काम तमाम करिए। 8 - 4 क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब का काम कर देंगे कमा, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा बटे ये आपका आ जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में ये सिखाने का पर्पस था, पहले छोटी ब्रैकेट आता है उसको करना है, फिर मंझली ब्रैकेट आता है उसको करना है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट आता है उसको करना है। मान लिया जाए, देखिए अब यहाँ पर कहाँ आ गया, तो क्या करेंगे, मंझली ब्रैकेट के और छोटी ब्रैकेट के बीच में कहाँ आ गया, तो पहले छोटी ब्रैकेट का काम तमाम कर लेंगे। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा उसको कहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। उसके बाद फिर मंझली ब्रैकेट को खत्म करके बड़ी ब्रैकेट में आ जाएंगे। बस ये करना है। बहुत ही आपको उम्मीद करते हैं सीखने को मिला होगा इसमें। ये क्वेश्चन ऐसे ही टाइम पास का था, लेकिन आपको सिखाने के पर्पज से ये दिए थे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया, कर्ज लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपये अदा किए, तो पूछ रहा ब्याज दर क्या थी। यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्याज की दर है वो समान है समय का, जितना समय है उतना ब्याज का दर भी है। तो मान लेते हैं ब्याज का दर जो है रेट X% मान लेते हैं, और टाइम भी क्या हो जाएगा, X% ही हो जाएगा ना। तो इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं करना, बल्कि बेसिक जो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, कोई ट्रिक का यूज नहीं करना, सीधे बना डालना है। SI बराबर P × R × T/100 होता है, बस यही करना है। SI कितना दिया है, 19,440 बोल रहा है ब्याज के रूप में, तो 19,440 बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है, 24,000 दिया होगा, 24,000 इंटू रेट कितना X, टाइम कितना X बटे ये 100 हो जाएगा ना। 2 0 2 0 खत्म। अब देखिए 1 0 1 0 खत्म। अब यदि आ जाएगा ये आपका 24, 6 चौका 24 बार में काटेंगे तो ये आ जाएगा 24 8 192, 24 एकम ठीक है 24, तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 81 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9। आपसे पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा, तो ब्याज कितना माने X%, मतलब 9% ये रेट आ गया है। आपसे यही पूछ रहा था, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। जैसे देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस ये सिंपल फॉर्मूला लगाकर निकल जाइए। होता है किसका हम ट्रिक जानते हैं, जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, जो टफ लगे उसका ना हम ट्रिक जानेंगे। और ये कुछ है ही नहीं, इसमें दम क्या है, बैठाइए जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, खत्म कहानी। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य यानी डिविजिबल है। तो 500 से छोटी संख्या तो आपको लेना ही है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना, मतलब इसके जितना नजदीक हो 500 से, लेकिन छोटा हो। तो अब देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 480, 420, 460, 440, बिल्कुल ऑप्शन पर चले जाना सीधे। अब देखिए 6 से 14 से 28 से विभाजित होने के लिए क्या है, 6 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए हम 3 को ले लेते हैं, 3 से डिवाइड कौन कौन सी संख्याएं ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर 8 4 12 3 से डिवाइड, 4 2 6 3 से डिवाइड, 6 4 10 3 से डिवाइड नहीं है, 4 4 8 ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, 14 से डिवाइड होने के लिए क्या है, 2 से होगा भी, 7 से भी होगा ना। तो बाकी 2 ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड है, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन बी 7 से डिवाइड है। बाकी 480 जो है 7 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया यहाँ से भी, और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी सवाल ऐसा है तो इसी तरह का अप्रोच लगाना है और क्वेश्चन को एकदम धड़ल्लों से निपटा कर चुपचाप आगे बढ़ जाना, ठीक। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोल रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये देनी पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे।
बोल रहा अपनी वस्तुओं पर अंकित मूल्य इस तरह से करता है कि 20% छूट देता है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है एमपी ही मान लेते हैं, तो छूट देगा तो अंकित मूल्य पर ही देता है। और ज्यादा समझ नहीं आया, कहीं समझ नहीं आ रहा क्या किस पर छूट देता, तो याद रखना मेरे भाई 99% के केस में ना अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। कोई भी क्रय मूल्य पर छूट नहीं देने के लिए बैठा है दुकानदार, क्योंकि उसको तो अपना भी तो कमाना है ना। अब कॉस्ट प्राइस पे ही दे देगा छूट, तो फिर मतलब क्या दुकानदारी करने का। तो मार्क प्राइस पर 20% छूट देता है। 20% छूट देने का मतलब क्या होता है, 80/100 डायरेक्ट बोले आपको लिखने का। ये परसेंटेज में मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक क्लास में आप जाकर जरूर देखिए। अब क्या है, मार्क प्राइस पे 20% छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। 8% किस पर लाभ होगा, तो क्रय मूल्य पर होगा मेरे दोस्त। आज जितना मैं खरीद रहा ना उस पर 8% होगा, तो 8% का लाभ होता है। कितना उसका क्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन आगे दिया गया है कि जिसकी लागत उसे 500 रुपये देनी पड़ती है, यानी लागत मूल्य जो है ना उसको, उस दुकानदार को 500 रुपये देना पड़ता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है उसका 500 रुपया होगा। तो इसी पे कमाएगा वो 8%, यानी 500 पर ही 8% लाभ कमाएगा, मतलब 108/100। बस हो गया। आपसे पूछ क्या रहा, अंकित मूल्य पूछ रहा ना, हो गया काम तमाम। 100 कैंसिल, 1 0 खत्म मेरे भाई। अब इसको काटेंगे, 8 एकम 8, ये नहीं कट रहा है, 8 एकम 8, 2 नहीं कटा, कोई बात नहीं, 2 चौका 8 काटेंगे, ये 27 चौका कटेगा, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक, अब 25 गुने 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 में से 50 जोड़ देंगे मेरे भाई, तो 675 आ जाएगा, जो कि आपको एमपी आ जाएगा, यानी मार्क प्राइस। और आपसे यही पूछ रहा था मार्क प्राइस क्या होगा, तो सर 675 ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा वो डी। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस तरह अंकित करता है, अंकित मूल्य कि 20% छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ हो। तो जब भी छूट देता है मेरे दोस्त, याद रखना मार्क प्राइस पे देता है, अंकित मूल्य पर देता है। तो मान लिए एमपी जो है एमपी ही मान लिए, इस पर 20% छूट देता मतलब 80/100, डायरेक्ट बोले जितना छूट देता है, जितना लाभ कमाता है उतना 100 से प्लस माइनस करके 100 से डिवाइड कर देना। तो अब ये छूट देने के बाद क्या होता है ना, वो 8% का लाभ कमाता है। तो 8% लाभ किस पर कमाएगा, जनरली कॉस्ट प्राइस पे ही कमाता है। लेकिन बोला गया कि जिसकी लागत उसे 500 रुपये देनी पड़ती है, मतलब वो जो दुकानदार है ना, वो उसका लागत मूल्य जो है 500 रुपया था, और उसी पर 8% लाभ कमाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 500 है, तो इस पर 8% लाभ कमाएगा। 500 का 108/100, उसके बाद कट करिएगा तो एमपी आ जाएगा 675, जो कि आपसे यही पूछ रहा था, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ आया तरीका, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए हाँ समझ आया। देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही पूछा जाता है। बोल रहा है एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। तो पूछ रहा आपसे पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी रेलगाड़ी से मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, जिसका डिस्टेंस जो है 420 किलोमीटर है। पहली बार ट्रेन से जब जाता है तो वो कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। उसके बाद जब उधर से वापस आता है मेरे दोस्त, कार से आता है, कितना आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या है ना, सेम है। पहला बार जाता है अलग चाल से, दूसरा बार आता है अलग चाल से, लेकिन डिस्टेंस जो है सेम है। तो इसमें आपसे यही पूछेगा औसत चाल, ये रट्टा मार लीजिए, औसत चाल ही पूछता है। हम देखिए क्वेश्चन लिखते टाइम यहाँ तक पढ़े, जैसे समझ गए कि ये पूछ रहा होगा औसत चाल, पक्का वही दिया हुआ। तो इसका सीधे लिख देना है, औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। औसत चाल बराबर होता है मेरे भाई 2 × x × y/x+y। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, x और y क्या है ना, पहला चाल और दूसरा चाल दोनों दिया हुआ है। x का मान 75 हो जाएगा, y का मान 50 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 2 × 75 × 50/75 + 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा ना। अब आगे ये 3 बार में काटेंगे, ये 5 बार में काटेंगे, 25 × 5 = 50, ये 10 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 देगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस नहीं भी दिया रहता ना, सिर्फ बोलता एक निश्चित दूरी
तय करता है इतना किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वापस आ जाता है एक निश्चित किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वही सेम दूरी रहेगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। और यही पूछता है जनरली, हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है पॉइंट ए से बी तक गया सेम डिस्टेंस, फिर बी से सी तक गया है सेम डिस्टेंस और अलग अलग चाल से, तो मैं उस कंडीशन में क्वेश्चन आएगा सेम ही डिस्टेंस पूछता है, हड़बड़ाना नहीं, बस ध्यान रखिए, मेरे पर भरोसा रखिए, मैं एक बार नहीं बहुत बार बना चुका ऐसा सवाल, इसलिए बोल रहा हूँ, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं 2x/x+y है। और देखिए एक चीज भूल गए थे बताना, देखिए आप ये फार्मूला हम बता दिए ट्रिक के माध्यम से, लेकिन आप चाहें तो बेसिक भी निकाल सकते हैं। जैसे औसत चाल पूछा है ना, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी बटे लिख लेते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या होगा ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कुल दूरी निकाल लीजिएगा, कितना होगा 420 नहीं होगा मेरे भाई, 420 इधर से यहाँ तक गए फिर आए तो 2 बार में 420 हो गया, या तो आप 840 कर दीजिए या 2 गुने 420 करिए, तो कुल दूरी हो जाएगा 420 गुने 2 हो जाएगा बटे कुल समय। अब कुल समय क्या होगा निकालिएगा, यही फंसिएगा, इसीलिए हम ये आपको डायरेक्ट बता दिए। कुल समय क्या होगा, समय बराबर इसका निकालिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय बराबर दूरी बटे 4, तो 420 बटे एक बार 4 75 से डिवाइड मारिएगा, दूसरे बार इधर से जब इधर जाएगा तो उसका समय निकालिएगा, तो 420 बटे क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे 4 50 आ जाएगा। देखिए कितना कैलकुलेटेड हो गया। आप इसको आप डिवाइड करते रहिए, टाइम बीत जाएगा ना। तो ये कितना शॉर्टकट बता दें, इसीलिए बोल रहे हैं भरोसा रखिए, आपको वही चीज देंगे जो आपको इजी हो समझने में, याद करने में, और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मैनेजमेंट करें, टाइम बचा लें। ठीक, देखिए एक और सवाल है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले यदि आप फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तो आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी 10% कैलकुलेशन है जो कि आपके हाथों में है। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना सीख लीजिए अच्छी तरीके से, और ये फिगर तभी ड्रॉ होगा जब ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोल रहा क्या, क्योंकि ये फिगर पर ही आधारित है, बोल रहा 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी यानी हॉरिजॉन्टल जो है ना डिस्टेंस, वो 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। तो पूछ रहा यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोले, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। बोल क्या रहा, 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी, तो 2 मीनार हम मान लेते हैं, 2 मीनार की क्षैतिज दूरी जो है ना वो है आपका 40√3 है। अभी फिलहाल 40√3 इन दोनों बीच का दूरी है 40√3 है। अब बोल रहा पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर। अब दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर बोल रहा तो दूसरी मीनार के शीर्ष कहीं ना कहीं ऊंचा होगा, और पूछ रहा पहली मीनार की ऊंचाई, और ऑप्शन दिया हुआ सब 130 से कम दिया हुआ ना, तो यानी पहली मीनार जो है इसकी ऊंचाई कम ही होगा। तो अब बोल रहा कि पहली मीनार की चोटी, ये पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। तो दूसरी मीनार के शीर्ष से हम देखते हैं तो इस पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण जो है मेरे भाई वो 30 डिग्री है। बस हो गया, अब क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा। बोल रहा दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है, तो ये टोटल जो है 130 मीटर का है। तो आपसे पूछ रहा इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ये देखिए 130 है, तो ये 40√3, ये भी 40√3 हो जाएगा ना। अब देखिए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज नाम दे देते, देखिए ये त्रिभुज है ना, तो इसमें देखिए 30 डिग्री है, तो 1030 1/√3 होता है, यानी ये 1 होगा तो ये √3। लेकिन क्या किया 40 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा ना। ये समझ में आया, देखिए 40/40√3 करिए तो कितना आएगा, 1/√3 आ रहा है ना, तो 1/10 का मान होता है, लंब बटे आधार, यही तो चीज है, बस कुछ नहीं किया है, रेशियो का फॉलो किए मेथड। अब ये 40 आया तो ये कितना आएगा मेरे भाई, 90 आ जाएगा, टोटल 130, ये 90 है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ये क्या है, पहली मीनार की ऊंचाई ना, आपसे यही पूछ रहा था ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कुछ था। इसीलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और फिगर ड्रॉ तभी करिएगा जब क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जो बोल रहा है उसी से करिए, बनेगा, कुछ नहीं है। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 2 संख्याओं का योग
उसके बीच के अंतर से 5 गुना है। यदि छोटी संख्या जो है 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का योग बोला है, तो आप मान लीजिए एक संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए। देखिए अब बोल रहा है इन दोनों संख्याओं के योग जो है ना उसके बीच के अंतर से, यानी x माइनस वाई से ये अंतर से 5 गुना है, यानी ये 5 गुना है। तो इसमें यदि हम 5 गुना करते हैं तब जाकर ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये दो संख्याओं का योग इसके अंतर से ये 5 गुना है, तो इसमें हम यदि 5 गुना करते हैं तब जाकर बराबर होगा दोनों। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा x माइनस वाई की है, आप y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि तो उस कंडीशन में y सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या है y हो जाएगी। तो यहाँ पर हम x माने हैं बड़ी संख्या, इसीलिए बड़ा में से छोटा करा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर है आपका हो जाएगा 5x माइनस 5y, ये क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 6y। तो x बटे y यदि हम निकालते हैं, x बटे y निकालते हैं मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा 3/2। अब बड़ी संख्या हम, छोटी संख्या दिया हुआ है 24, छोटी संख्या मतलब 2, यानी 2 का वैल्यू 24 दिया हुआ, तो बड़ी संख्या पूछ रहा 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बराबर 2 बराबर 24, 1 बराबर 12, 3 बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, छोटी संख्या 24 है तो आप एक और तरीका बता दीजिए, छोटी संख्या 24 है ना, बड़ी संख्या मान लीजिए x, तो इन दोनों संख्याओं का योग गुण क्या रहा अंतर से, यानी x माइनस 24 क्या हो 5 गुना, तो इसमें 5 गुना करेंगे तो देखिए यही हो जाएगा, टोटल सेम आ जाएगा, x प्लस 24 है बराबर 5x माइनस 120 आएगा ना। अब देखिए यहाँ करेंगे तो 4x बराबर 100 कितना आ जाएगा आपका 4x बराबर 144 आ रहा, तो x बराबर क्या आ रहा 36 आ रहा, x क्या मानते हैं बड़ी संख्या माने 36 आ रहा, सेम ही चीज आ रहा। तो जैसे आपको लगता है वैसे करिए, बशर्ते आंसर लाइए। ठीक साथियों, देखिए एवरेज का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को चलिए छेड़ते हैं बहुत तरीके से, देखते हैं क्या बनता है या नहीं बनता है, तरह तरह से छेड़ेंगे इसको, जानबूझकर छेड़ेंगे। बोल रहा है एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 रुपये प्रति माह है, अधिकारियों का औसत वेतन जो है 5400 रुपये प्रति माह है, और गैर अधिकारियों का औसत वेतन जो है 2600 रुपये प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको पता है ना, 5-6 मेथड से बना सकते हैं, देखते हैं जो सुटेबल आपको लगता है पहले वो बता देते हैं। सबसे पहले इसको हम एलिगेशन मेथड से हम करेंगे। तो हम एलिगेशन में क्या करते हैं मेरे भाई कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो यहाँ पर बीच का नंबर लिखाता है ना, ये दोनों का एवरेज ही रहता है, यानी बीच का नंबर एवरेज नहीं रहता है, बीच का कोई नंबर रहता है। तो यहाँ पर यदि हम ऑफिसर की ले लेते हैं संख्या, और इधर कर्मचारी गैर ऑफिसर ले लेते हैं, गैर कर्मचारी नॉन ऑफिसर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफिसर के कितना है एवरेज दिया हुआ, ऑफिसर का दिया हुआ है आपका, अधिकारियों का 5400 है, तो 5400 हम लिख देते हैं आंख बंद करके। उसके बाद गैर अधिकारियों की कितना है औसत वेतन 2600 है, 2600 लिख देते हैं। ये कि यहाँ पर क्या हो टोटल हो अधिकारी का भी और गैर अधिकारी का, और दिया हुआ है टोटल सभी कर्मचारियों, मतलब अधिकारी भी होगा गैर अधिकारी भी, कितना है 3560, बस हो गया 3560 दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाला नंबर होता है, इन दोनों संख्याओं के बीच कोई नंबर होता है, देखिए 2600 से बड़ा है, 5400 से छोटा है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे तो 960 आ रहा, यही आ रहा 960। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1900 नहीं आएगा बल्कि 1840 आएगा, यही आएगा 1840, 53-5400। ठीक, अब देखिए 10 खत्म। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यदि 4 से काटते हैं क्षेत्रीय, हाँ 4 से काटते हैं 24 चौक 96, 4 चौका 16, 4 छकी 24, और अभी कट रहा, यानी आ रहा 12:23 आ रहा ना। लेकिन आपसे बोला क्या, ये यहाँ पर क्या माने ऑफिसर, ये नॉन ऑफिसर, गैर कर्मचारी, अधिकारी और गैर अधिकारी, लेकिन बोला अधिकारियों की संख्या 12 है, मतलब 12 का भी वैल्यू 12 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा गैर कर्मचारियों की संख्या नहीं निकलेगा, 23 का वैल्यू पूछ रहा मेरे भाई,
23 का वैल्यू 23 हो जाएगा, 12 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 1, 23 का वैल्यू 23। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए और बोले ना छेड़ते हैं इस क्वेश्चन को और छेड़ते हैं, दूसरे तरीका से बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये सबसे बेस्ट तरीका बताएं। अब दूसरा तरीका चलिए देखते हैं, और भी तरीका है, ऐसा नहीं है। देखिए अब मान लेते हैं कि इसको रेशियो मेथड से एक बार और बताते हैं। यहाँ पर क्या है ना, मान लेते हैं ये टोटल जो है कर्मचारियों की संख्या हम मान लेते हैं, टोटल कर्मचारियों की संख्या हम मान लेते हैं x है। तो इसमें क्या होगा, ऑफिसर भी होगा, नॉन ऑफिसर भी होगा ना। तो अब देखिए ऑफिसर अधिकारियों की संख्या कितना दिया हुआ, ऑफिसर के 12 दिया हुआ है मेरे दोस्त। टोटल हम मान लिए कितना, टोटल में लिख देता हूँ, टोटल माने थे x। तो नॉन अधिकारी कितना हो जाएगा, नॉन गैर अधिकारी मतलब आप समझिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 x माइनस 12 हो जाएगा ना, x माइनस, क्योंकि दोनों जोड़िए 12 प्लस x माइनस 12, 12 कैंसिल, x आ रहा, टोटल में x माने, बस कुछ नहीं करना। अब ऑफिसर के अधिकारियों के औसत वेतन कितना है, 5400 है। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका है, मैं एवरेज में बताऊंगा। अब गैर अधिकारियों की औसत वेतन कितना है, आपका दिया हुआ है कितना है, 2600 दिया हुआ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए टोटल कितना है दिया हुआ, 3560। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है तो ये प्लस यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुने 5400 करेंगे जो भी आएगा, और उसके बाद x माइनस 12 इंटू 2600 करेंगे, उसके बाद x इंटू 3560 करेंगे। तो x का वैल्यू आप निकालिएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो x का वैल्यू आप निकलेगा मेरे भाई, क्या आएगा आपका, टोटल आ जाएगा, उसमें से 12 ऑफिसर है, अधिकारी है, तो घटा देंगे टोटल में से 12, तो वही आ जाएगा 23 ही इसका आंसर आएगा। लेकिन देखिए ये कैलकुलेटेड हो गया ना, बनेगा, ये भी बनेगा। इसलिए बोले ना आपको जो बेस्ट लगता है वही हम देते हैं। वो मेथड और ये मेथड कितना है, जमीन आसमान का अंतर, इसमें कैलकुलेशन करते रहिए। वो एलिगेशन मेथड था, झट से नहीं बन गया। और भी तरीका है मेरे भाई, देखो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। टोटल हम मान लेंगे कितना है, वही x मानेंगे, 12 मानेंगे, एगो x माइनस 12 मानेंगे। फिर बेसिक भी बहुत है, तो आप इतना नहीं करना है, सब बताएंगे, सब मेथड सिखा देंगे। धीरे धीरे आप बने रहिए हमारे साथ। एवरेज का जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, मेरे पास इस क्वेश्चन को मैं 5 से 6 मेथड तरीके से बना सकता हूँ। ठीक, पसंद आया तरीका तो लाइक कर दीजिए वीडियो। देखिए एक और सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोल रहा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली गणना की जाए तो इससे 1762 रुपये अधिक प्राप्त होगा। तो पूछ रहा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी जब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है ना, और उसके बाद हाफ ईयरली किया जाता है, हर 6 महीने में किया जाता है, तो इसके कारण 1762 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो पूछ रहा धनराशि क्या है। तो सबसे पहले देखिए 10% बोल रहा है ना, तो 10% का 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब कोई राशि 10 से 11 हो गया तो कितने साल में बोल रहा है, 2 साल में। तो 2 साल में बोलेगा तो इस पर पावर 2 कर देंगे, और यदि 3 बोलता तो पावर 3 कर देते हैं। 3 साल बोलता, 4 साल बोलता तो पावर उतना कर देते। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये बोले कोई धनराशि 10 से कितना हो गया, 11 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 10 था तो अमाउंट 11 हो गया, तो कितना हो गया, 100 से लेके 121 हो गया। अब ये प्रिंसिपल है 100, अब अमाउंट हो गया 121। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो क्या होगा, यही तो इंटरेस्ट होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हैं इसको। तो प्रिंसिपल 100 था मेरे दोस्त, और ये अमाउंट आपका कितना हो गया, 121। तो अमाउंट को जब इसमें सब्ट्रैक्ट घटाते हैं 100 से, तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रहने देते हैं, कितना अंतर आया, 21 का आया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया वो 21 आया, इसको रहने देते हैं। अब बोल क्या रहा कि यदि अर्धवार्षिक रूप से हम निवेश करते हैं, अर्धवार्षिक रूप से निवेश करते हैं हर 6 महीने में, तो क्या होता है, जब अर्धवार्षिक 6 मंथ हर 6 मंथ पर किया जाता है ना, हर 6 मंथ पर, तो याद रखिएगा जो रेट होता है वो आधा हो जाता है, और टाइम जो होता है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 गुना टाइम हो जाता है। तो रेट 10 है ना,
10% का आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5%। आप भूल जाइए कि 10% था कोई रेट, 5% अब होगा। टाइम 2 वर्ष है ना, तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष बस। अब क्या है, इसको भी हम यदि फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 1/20 आएगा, ये 1/20 आ रहा ना। अब ध्यान दीजिएगा, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। कोई धन 20 से कितना हो गया 21 हो गया, ये प्रिंसिपल मान लिया और ये अमाउंट मान लिया। तो इस पे कितना 4 वर्ष के है तो पावर 4 कर देंगे, पावर 4 कर देंगे बस। अब इसको देखिए क्या है ना, यहाँ थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ पावर याद रखना पड़ता है। जैसे 11 का क्यू 11 पे पावर 4, 21 का क्यू 21 पे पावर 4, ये बहुत दूरों पूछता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 2 3 4 0, यही होगा ना। 20 पे पावर 4 करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है 4 0। अब ये हो जाता है मेरे दोस्त 19,441 होता है, 19,441 शायद जहाँ तक होता है। एक मिनट, 9261 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9261 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 2 9 2 आपका 12 के 2 बाकी, 1 2 9 4 5 2 9 18, 1 मिनट, 1 8 4 14 4 19,4481 आता है, सॉरी 19,4481 आता है, इतना याद रखिए। 21 पे पावर 4 याद रख लीजिए और 11 पे पावर 4, ये दो को बहुत पूछता। अब देखिए ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई, तो आप बोलिएगा 1,60,000 है, 1,94,481। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। 8 4 4 3 34,481 आ रहा ना, तो 34,481 आ रहा। और इन दोनों के बीच का अंतर ये कितना आया 21 आया ना, और ये 34,481 आया। तो इन दोनों के बीच के अंतर के कारण 1762 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो लेकिन पूछ रहा है क्या ना कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल अब ये माने या फिर ये माने, तो यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या है ना, यदि 16 इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 इतना 4 0, ठीक है। इधर भी 1600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 1600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 16 एकम 16 16 दूना 32 6 3 3 336 00 आ रहा, 336 00 आ रहा। तो यहाँ पर 336 00 लिख लीजिए, 336 00, ये थोड़ा सा है कैलकुलेटेड है। अब देखिए इन दोनों के अंतर, ये इंटरेस्ट आया, इधर भी इंटरेस्ट आया, पहला आया 2 वर्ष में ईयरली आया वार्षिक, दूसरा बार अर्धवार्षिक। इन दोनों के अंतर ही मेरे भाई के कारण 1762 रुपये अधिक देना पड़ रहा। तो देखिए घटाएंगे 33,600 तो हो जाएगा 1 8, ये 8 हो जाएगा बस 800। अब 800 कितना है 81, जिसके कारण 1762 देना पड़ रहा है ना, इतना देना पड़ रहा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 दूना 16 4 दूना 16 5, ठीक है 1 बराबर 2। अब पूछ क्या रहा, धनराशि, धनराशि कितना है 1,60,000 माने हैं, तो 1,60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 लाख 16 दूना 32 आ जाएगा, 3,20,000 आ जाएगा मेरे भाई, 3,20,000 रुपया आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा समय लग गया, देखिए बताने समझाने में लग गया। यदि आप करिएगा, प्रैक्टिस रहेगा तो तुरंत कर दीजिएगा। क्वेश्चन था, दम था इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है आज की क्लास में यही एक बढ़िया सवाल था। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 194 हो तो पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको निकालना है ना, पूछ क्या रहा है इसको ना, तो यदि हम x प्लस 1/x निकालेंगे तभी जाकर क्यूब करेंगे, ये चीज आएगा, यानी x प्लस 1/x मेरा पर्पस है निकालने का। तो हम इसको यदि x² पे पावर स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x² पे पावर फिर स्क्वायर करेंगे बराबर 194 है, तो देखिए क्या होगा a² प्लस b², तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कट के, बराबर 194।
अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 196, अंडर रूट करेंगे 196 का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसको हम ए स्क्वायर प्लस b² करेंगे, यदि इस तरीके से करते हैं तो बराबर क्या है, 14 है। तो ये क्या आ गया, a² प्लस b² क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए भी खत्म हो जाएगा, x इंटू 1/x खत्म हो जाएगा ना, 1 आएगा, कुछ नहीं लिखेंगे तो 14। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, ये 14 उधर दूर जाएगा तो 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट होगा तो कितना हो जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर जो है 4 आ गया। आपसे क्यूब पूछ रहा है तो क्यूब क्या हो जाएगा, हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab खत्म हो जाएगा, ये भी इंटू a प्लस बी कितना आ जाएगा, 4 है, a प्लस बी दिया हुआ, और इधर क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इतना का मान पूछ रहा ना, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 64 माइनस 12 बराबर 52 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ये सब प्रैक्टिस का खेल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए एक और सवाल है, मेंसुरेशन का है, बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है घनाभ के 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं, मतलब इस घनाभ से है ना 3 सेंटीमीटर भुजा के ऐसे से कितने घन काटे जा सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, एक दूसरे के आयतन बराबर कर देना, या फिर एक बड़े वाले आयतन को छोटे से डिवाइड कर देना। तो देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन ये क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख देते हैं, 27 इंटू 18 इंटू 21 हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं x घन काटा जाता है या n घन काटा जाता है, तो कितने सेंटीमीटर भुजा के, तो 3 सेंटीमीटर भुजा के, तो इसका आयतन भी निकालेंगे। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, मतलब भुजा के क्यों 27 होता है, 3 गुने 3 गुने 3 27। ये तो आप डायरेक्ट देखिए, हम बताते कि इसके आयतन में से इससे डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, खत्म कहानी। अब 18 गुने 21 करेंगे तो क्या होगा, 18 18 गुने 36, 8 7 3, n बराबर कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। यानी 378 जो है ना, ऐसा ऐसा घन जो है काटा जा सकता है इस बड़े वाले घनाभ से, जो कि 3 सेंटीमीटर का जो है इसका साइज भुजा रहेगा। बस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, कुछ नहीं डिवाइड कर देना और कुछ था नहीं। देखिए एक और सवाल है, और इस सवाल का रिपीटेशन भी बहुत बार होता है, एक बार जान लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए, तब इसकी क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले तो बात देखिए, आयताकार के भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल में पता है वृद्धि ही होने वाला। तो यहाँ पूछ रहा है वृद्धि या कमी, कमी का तो बेवकूफ़ी वाली बात कर दिया है क्वेश्चन में, तो जो कमी वाला ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, सीधी सी बात, क्योंकि दोनों में बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ रहा है तो फाइनली ऑल ओवर बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर बढ़ेगा, कौन सा दोनों ऑप्शन में बढ़ेगा, तो जब भी ऐसा रहे आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई x% और y% से बढ़ता या घटता हो, एक ही फॉर्मूला में याद रखिए, तरह तरह का मान, तो सीधे लिखना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। फिर से ध्यान से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इसमें डिवाइड है x वाई में से, ठीक, इतना % से चेंज आता है। अब यहाँ पर साइन क्या होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो डिपेंड करता है क्या चीज बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है x का लंबाई मान लेंगे, y चौड़ाई मान लेंगे, तो दोनों यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस का ही साइन रखेंगे। तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 8 बटे 100 हो जाएगा। तो 18 प्लस 80 बटे 100 कितना हो जाएगा 0.8, तो कितना आ जाएगा 18.8% की वृद्धि हो जाएगा। प्लस का साइन सभी ये प्लस ही है तो प्लस आना वृद्धि होगा। अब हो सकता है दोनों में घटने के लिए बोल देता तो दोनों में माइनस का साइन लगा देते हैं सब में, हालांकि ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ प्लस बोलेगा बढ़ेगा वहाँ प्लस का साइन, जहाँ घटेगा वहाँ माइनस का साइन।
और यदि दोनों देखिए घटता है तो ये माइनस यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी तो प्लस हो जाता है ना, तो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और नहीं तो जब दोनों घट रहा है ना, दोनों चीज घट रहा, -x और -y% से, तो सीधे ये घटता है, कितना से घटता है, x + y - xy बटे 100। एक मिनट, ये इतना से घटेगा, समझ में आया? क्योंकि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक, हाँ, इतना से घटेगा। माइनस साइन ये बताता है कि इतना घट रहा, ठीक।